तो अब आगे देखते हैं थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या ख़तरे हैं, किस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस जब भी होता है तो उसकी वजह से स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन होता है। तमाम स्पीशीज़ जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। जो रेट है स्पीशीज़ लॉस का पर ईयर के हिसाब से जो एस्टिमेट किया है वो ये है कि 0.2 से लेके 0.6% तक स्पीशीज़ हर साल लॉस हो रही हैं अर्थ से। ये जो रेट ऑफ लॉस है ये लगभग 10,000 गुना ज़्यादा है बैकग्राउंड लॉस के, या जो नेचुरल रेट है स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का। तो बैकग्राउंड रेट या नेचुरल रेट जो होता है स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का, इसका मतलब कि ये तो हमेशा चलता ही रहता है। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है? इट इज़ एस्टिमेटेड यूजिंग फॉसिल रिकॉर्ड। तो फॉसिल्स जो है वो किस रेट से मिलते हैं और कितने पुराने हैं फिर नए हैं, इस तरीके से ये पता लगा लिया जाता है, अंदाज़ा मिल जाता है कि नेचुरल रेट या बैकग्राउंड रेट क्या है स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन की। अब मेन कॉजेज़ जो हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, उसको हम लोग देखते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे पहला कॉज है ये, और सबसे प्रोमिनेंट कॉज है ये हैबिटेट लॉस। इसको हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज है ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का। इसी में एक टर्म और आता है जिसको हम कहते हैं हैबिटेट डिग्रेडेशन। तो डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि यहाँ जो क्वालिटी है हैबिटेट की उसमें कमी आ जाती है, और वो भी स्पीशीज़ स्पेसिफिक मैनर में कमी आती है। इसका मतलब ये है कि किन्हीं पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए जो हैबिटेट की क्वालिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन स्पीशीज़ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बेसिकली है क्या? कॉन्टिन्यूअस हैबिटेट का ब्रेकडाउन होना इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस। तो कॉन्टिन्यूस हैबिटेट है, रेंज हैबिटेट की ज़्यादा है, अगर वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए, तब्दील हो जाए, टूट जाए, तो उस कंडीशन में उसको हम हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से हो सकता है। कोई एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट है, तो लेट्स सपोज कि ये एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा, और ये उसका बिल्कुल कोर एरिया है। ये पूरा इलाका अगर हम देख लें तो दिस इज़ द कोर, और ये पूरा फॉरेस्ट है। तो जाहिर सी बात है इस कोर वाले इलाके में ऐसी स्पीशीज़ होंगी जिनका बाहरी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं है, अपना अंदर ही सर्वाइवल उनका हो रहा है, हर तरीके से एकदम कटी हुई हैं बाहरी दुनिया से, क्योंकि ये बाउंड्री से काफ़ी दूर हैं। लेकिन अब सपोज़ करिए कि यहाँ से एक रोड निकाल दी गई बीच से, ऐसे इस जंगल को क्रॉस करते हुए। ये क्या हो गया? ये रोड हो गई। मैन मेड एक्टिविटी से ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को। अब होगा क्या कि ये तो रोड जब यहाँ से निकल गई तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कोर में पाई जाने वाली स्पीशीज़ थी ये तो बिल्कुल एक्सपोज हो गई। रोड मतलब आना जाना दुनिया भर का, तो बिल्कुल एक्सपोज हो गई। तो ये यहाँ पे पाई जाने वाली स्पीशीज़ जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं जब हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन होता है। अब ये दो फ्रेगमेंट्स में, ये पहला फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट, इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हैबिटेट का हो गया। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? जो कोर में पाई जाने वाली स्पीशीज़ थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन लार्ज फॉरेस्ट, जैसे मान लीजिए, तो स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग डीपर पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर द फर्स्ट टू डिसअपीयर। सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा और सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्ट भी वही होंगी। दूसरा जो कारण है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़। तो ये इन्वेसिव स्पीशीज़ जो होती हैं इनको हम इंट्रोड्यूस्ड, एग्जॉटिक या नॉन नेटिव स्पीशीज़ भी कहते हैं। तो इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या हो सकती है? किसी भी तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए नेटिव नहीं है, यानी वो इकोसिस्टम उसके रहने की जगह नहीं है, कहीं बाहर से आ रहा है उसमें, और इस ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी होती है जिस इकोसिस्टम में वो जा रहा है उसको डैमेज करने की टेंडेंसी होती है। इन्वेसिव स्पीशीज़ के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें
तो इनका जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ रेट होता है वो बहुत हाई होता है, रैपिड होता है। हाई डिस्पर्सल एबिलिटी होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। इनके अंदर फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी होती है। इसका मतलब क्या है? फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या है? ये ऐसी एबिलिटी है कि न्यू कंडीशंस में, नए एनवायरमेंटल कंडीशंस में फिजियोलॉजिकली आसानी से अडाप्ट कर लेना, इसी को फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसके बाद जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है इन्वेसिव स्पीशीज़ का, वो है एबिलिटी टू सर्वाइव ऑन वेरियस फूड टाइप्स। किसी भी तरीके का भोजन खा के जिंदा रह सकते हैं। एबिलिटी टू सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो कुल मिला के बहुत ही जड़ी स्वभाव के होते हैं ये। किसी भी तरीके के, जैसे कॉकरोच वगैरह देख लीजिए, कुछ भी खा लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, इसीलिए सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं भी आ जाते हैं सब। तो ये जो इन्वेसिव स्पीशीज़ होते हैं, ये नेटिव प्लांट और एनिमल्स से कॉम्पीट करना शुरू कर देते हैं जब उस इकोसिस्टम में पहुंचते हैं। तो किस चीज़ के लिए? लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। और इस तरीके से कंपटीशन की वजह से जो हैबिटेट है उसमें अल्टरेशन या चेंज आ जाता है। और फाइनली क्या होता है कि नेटिव स्पीशीज़ जो है उसका एक्सटिंक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेना चाहें तो एक अटलांटिक बॉम्ब जेलीफिश स्पीशीज़ थी, उसका एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन हो गया ब्लैक सी में। ब्लैक सी अमेरिकन कॉन्टिनेंट के पास में है। तो अच्छा, ये एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए किसी दूसरी स्पीशीज़ को हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उसके साथ 2-4 मेंबर जो है किसी और स्पीशीज़ के भी पहुंच गए नई जगह पे, और वो अगर उनके अंदर इतनी सारी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही तेज़ी से अपना नंबर बढ़ाएंगे, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से इस जेलीफिश ने क्या किया कि नेटिव फौना जो वहाँ पे नेटिव जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे उनको कॉम्पीट कर दिया। कंप्लीटेड लिखा है, आउट कॉम्पीटेड, तो उनको कॉम्पीट करके और हरा दिया एक तरह से। और आज की डेट में स्थिति ये है कि जो जेलीफिश स्पीशीज़ पहुंची थी वहाँ पे, ये कंप्राइज करती है 95% ऑफ द ब्लैक सीज टोटल बायोमास। पूरे बायोमास का 95% सिर्फ जेलीफिश। तो नेटिव इन्वेसिव स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन भी बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक बड़ा कारण है। तीसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो इसको आप ये कह सकते हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज़ या एग्जॉटिक स्पीशीज़, ये सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज है। पहला वाला हैबिटेट लॉस था, दूसरा वाला इंट्रोडक्शन ऑफ नेटिव एग्जॉटिक या इन्वेसिव स्पीशीज़। तीसरा कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सेसिव कैप्चरिंग और हार्वेस्टिंग होने लगती है। हंटिंग, फिशिंग, फार्मिंग, ये सब बहुत ज़्यादा जब होने लगता है तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। एग्जाम्पल अगर इसका देखना चाहें तो अफ्रीकन एलिफेंट जो पाया जाता है, लार्जेस्ट लैंड एनिमल जिसको हम लोग कहते हैं, इस ओवर हंटिंग की वजह से ये एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच रहा है। फिर चौथा कारण है क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है रैपिड क्लाइमेट चेंज जो होता है, और वो भी आजकल मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। इसकी वजह से जो भी वहाँ पे स्पीशीज़ पाई जाती हैं उस इकोसिस्टम में, उनकी एबिलिटी अडॉप्ट करने की नए चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो कम होती जाती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से होने लगता है तो उनको इतना वक्त नहीं मिलता है कि वो अडॉप्ट कर पाएँ। दिस शुड बी अडॉप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ की। तो एक्सटिंक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। फॉसिल रिकॉर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि जितनी भी स्पीशीज़ धरती पे अभी तक थी, उनमें से 99.9% स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और उनकी जगह दूसरी स्पीशीज़ ने ले ली है। सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो फिर दिखेगा क्या? तो स्पेसिएशन भी होता रहता है और साथ ही साथ एक्सटिंक्शन भी होता रहता है, जिसको हम बैकग्राउंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन या नेचुरल रेट ऑफ एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो जो एवरेज एक्सटिंक्शन एज होती है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, वो 1 से लेके और 10 मिलियन ईयर्स तक हो सकती है। तो इस तरीके से
10 मिलियन होगा या 1 मिलियन का सैकड़ा, हाँ 10 मिलियन हो जाएगा ये। तो ये एक एवरेज एक्सटिंक्शन एज है, तो बहुत ज़्यादा है, ये कम नहीं है। एक्चुअली में 1 to इसको ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, 1 मिलियन to 10 मिलियन, देन इट विल बी एक्यूरेट। अब बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन रेट या नॉर्मल एक्सटिंक्शन रेट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये रेट होता है अबाउट 0.1 एक्सटिंक्शन। वॉइस ओवर में यही दिक्कत होती है, इट इज एक्सटिंक्शन। तो 0.1 एक्सटिंक्शन पर मिलियन स्पीशीज पर ईयर, तो ये परसेंट में वैल्यू आती है। जो करंट रेट है स्पीशीज लॉस का वो 1000 से 10,000 गुना ज़्यादा है बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन रेट के। और ऐसा किस लिए है? ये जो एक्सटिंक्शन रेट बढ़ा इसका मेन कारण है ह्यूमन इंड्यूस्ड हैबिटेट लॉस, इन्वेसिव स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और क्लाइमेट चेंज, जो अभी हमने कारण डिस्कस किए हैं ऊपर। बात करते हैं अब मास एक्सटिंक्शन की। तो मास एक्सटिंक्शन कब कहलाता है? जब बहुत ज़्यादा नंबर में स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होना शुरू करती हैं, और किस वजह से? मेनली कैटास्ट्रॉफी या रैपिड एनवायरमेंटल चेंज। कोई बड़ी दुर्घटना हो गई एनवायरनमेंट में, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, इस तरीके की एक्टिविटी हो गई, या फिर एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो। 5 मेजर मास एक्सटिंक्शंस जो है अर्थ की हिस्ट्री में अभी तक हो चुके हैं, फॉसिल रिकॉर्ड से जैसा पता चला है। और हर एक में क्या हुआ है? लॉस ऑफ मोर देन 70% ऑफ एनिमल स्पीशीज, हर बार ऐसा हुआ है। आज के दौर में छठा मास एक्सटिंक्शन जो है वो हो रहा है। डिफरेंस क्या है छठे मास एक्सटिंक्शन और बाकी जो पांचों हुए हैं पहले? कि आज के डेट में रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत हाई है, एंड इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ और मैन मेड एक्टिविटीज़। लेट क्रिटेशियस में एक एक्सटिंक्शन हुआ था जिसकी वजह से डायनासोर्स जो हैं वो वाइप आउट हो गए धरती से, और 70% लाइफ फॉर्म जितनी भी थी वो भी एक्सटिंक्ट हो गई। ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा माना जाता है कि किसी बड़े एस्टेरॉयड का कोलिजन हुआ धरती से, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेब्रीज, धूल धक्कड़ जो है वो एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो गई, और जब धूल धक्कड़ हो गई तो सनलाइट प्रॉपरली अर्थ पे नहीं पहुंच पा रही थी, विच रिजल्टेड इन ग्लोबल टेम्परेचर्स टू ड्रॉप। तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया, आइस एज वाली स्थिति बन गई, तो उस कोल्ड टेम्परेचर में ये सरवाइव नहीं कर पाए। अब ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन की बात करें कि कौन सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने की ससेप्टिबिलिटी रखती हैं, यानी आसानी से एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो उसमें दो टर्म समझ लेते हैं। एक टर्म है यूबिक्विटस। तो ये ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो ज्योग्राफिकली वाइड स्प्रेड होती हैं, यानी कि बहुत सारे इलाकों में अलग अलग जगह भी पाई जाती हैं। दूसरी स्पीशीज़ होती है एंडेमिक स्पीशीज़, जो कि किसी सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, तो एंडेमिक होती है उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। अब ये जो एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं यही होती हैं ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन, क्योंकि एक ही इलाके में पाई जा रही हैं। अगर वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गई तो उनकी कहानी ख़त्म। तो अब एक्सटिंक्ट होने के लिए या ससेप्टेबल होने के लिए स्पीशीज़ में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? लार्ज बॉडी साइज़ है तो एक्सटिंक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। स्मॉल पॉपुलेशन साइज़ हो, लो रिप्रोडक्शन रेट हो, हाई ट्रॉफिक लेवल्स पे अगर ये फीड कर रहे हो फूड चेन में, तो हाई ट्रॉफिक लेवल पे फीड करने का मतलब ये होता है कि फिर भोजन की मात्रा जो है लिमिटेड हो जाती है। फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट्स हो, उसी रूट से बार बार जाते हो, तो शिकारी को पता रहेगा कि कहाँ से जा रहे हैं, तो बार बार उनको कैप्चर किया जाएगा, तो उनकी संख्या घटती चली जाएगी। नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हमने कहा, अगर एंडेमिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो दिक्कत होगी, वहाँ पे ख़त्म हुए तो हर जगह से ख़त्म। हाई स्पेशलाइजेशन, मतलब ये है कि किसी निके के लिए निके स्पेशलाइजेशन इतना हाई है कि अगर ज़रा भी वेरिएशन होगा, ज़रा भी चेंज आएगा उसमें, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर पुअर डिस्पर्सल रेट, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहेंगे, डिस्पर्स नहीं करना चाहेंगे,
तो माहौल बदलेगा तो डिस्पर्स तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो एक्सटिंक्ट होंगे। अब बात करते हैं IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी और क्राइटेरिया कि IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। जितनी भी स्पीशीज़ हैं धरती पे उनको IUCN रेड लिस्ट ने क्लासीफाई किया है 9 ग्रुप्स में, कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? रेट ऑफ डिक्लाइन, कितनी तेज़ी से उनकी तादाद घट रही है, पॉपुलेशन साइज़ कितना है, एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कितने इलाके में फैले हुए हैं, डिग्री ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर एक इलाके में कितनी अमाउंट में, कितनी तादाद में है। एक तो एरिया पूरा ले लिया कि कितना ज़्यादा इलाके में, और हर एक इलाके में कितनी तादाद है। फ्रैगमेंटेशन या डिग्री ऑफ फ्रैगमेंटेशन हम कह सकते हैं कि जो हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन की बात थी, स्पीशीज़ फ्रैगमेंटेशन में भी यही बात होती है कि कलेक्टिवली बहुत सारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हैं। तो अब इन कैटेगरीज़ को जो रेड लिस्ट में है उसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्सटिंक्ट। तो किसी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट तब माना जाता है जब कोई भी डाउट ना बचे कि उस स्पीशीज़ का आखिरी इंडिविजुअल भी मर चुका है, तो वो स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डोडो और पैसेंजर पिजन रिसेंटली एक्सटिंक्ट ये स्पीशीज़ हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तो इसका मतलब कि जंगलों में ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं स्पीशीज़, अब सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन में प्लांट्स के लिए होगा ये टर्म, या कैप्टिविटी में एनिमल्स के लिए, यहीं पे बचे हैं ये स्पीशीज़, जंगल में नहीं पाए जा रहे हैं। या फिर ऐसी स्पीशीज़ जो नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन के तौर पे सर्वाइव कर रही हैं आउटसाइड इट्स हिस्टोरिक रेंज, यानी कि हिस्टोरिकली जहाँ पे पाई जाती थी वहाँ पे अब सर्वाइव नहीं कर रही, ख़त्म हो गई, और उनको कहीं और वो नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन के तौर पे या कहीं और ले जाके शिफ्ट करा दिया गया और वहाँ पे थोड़ी बहुत तादाद उनकी है। तो जहाँ रहते थे, जहाँ ओरिजिन हुआ था, वहाँ से हट गए, ख़त्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे एलागोआस क्यूरासो एक चिड़िया है, तो ये एक्सटिंक्ट हो गई है वाइल्ड में, कैप्टिविटी में ही ये पाई जाती है। फिर तीसरा जो कैटेगरी है वो है थ्रेटेंड स्पीशीज़ की। थ्रेटेंड स्पीशीज़ को डिटरमाइन करने के लिए 5 क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया यूज़ किए जाते हैं, और अगर वो टैक्सॉन या जो लेवल है हायरार्की का वो थ्रेटेंड है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में या एंडेंजर्ड में या वल्नरेबल में, ये भी इन्हीं क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। तो ये क्राइटेरिया क्या क्या हैं देख लेते हैं। पॉपुलेशन साइज़ रिडक्शन, कितना घटोतरी हुई पॉपुलेशन में, जियोग्राफिकल रेंज कितना है यानी कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन साइज़ कितना है, ये तो रिडक्शन हो गया कि पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से घट रही है, और ये एक्चुअली में कितनी पॉपुलेशन है। फिर स्मॉल या रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है कि नहीं, तो अगर स्मॉल होगी या रेस्ट्रिक्टेड इलाके में ही पाई जाएगी तो फिर उस हिसाब से उसको कैटेगराइज करेंगे इन तीनों में। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन होने की क्या संभावना है। ये सारे क्राइटेरिया जो हैं 5 क्राइटेरिया, इनको पहले कायदे से देखा जाता है हर एक स्पीशीज़ के लिए, तब ये डिसाइड किया जाता है कि उसको यहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखेंगे, एंडेंजर्ड में या वल्नरेबल में। तो यहाँ पे इसीलिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ईच स्पीशीज़ शुड बी इवेल्यूएटेड अगेंस्ट ऑल द क्राइटेरिया, क्योंकि हर एक स्पीशीज़ के लिए कुछ क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं, तो सारे ही क्राइटेरिया को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। इसके बाद तो ये हो गया, तीसरा था थ्रेटेंड स्पीशीज़। अब हमारे पास ये नंबर 4 है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिसको हम कहते हैं। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब ये हो गया कि जो स्पीशीज़ है वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रही है। कहाँ पे? वाइल्ड में, इन द इमीडिएट फ्यूचर। ये सब टर्म याद रखना है, तभी वो डेफिनेशन वहाँ पे स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन आता है। तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है अगर वाइल्ड में, इन द इमीडिएट फ्यूचर, यानी बहुत कम समय के अंदर ही। तो किसी स्पीशीज़ को क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर कहना है तो उस स्पीशीज़ को कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा। जैसे पॉपुलेशन साइज़ में जो रिडक्शन है वो मोर देन 90% हो गया हो। जियोग्राफिकल रेंज जो है उसमें एक्सटेंट ऑफ अकरेंस, यानी कि पाए जाने की संभावना कितने दायरे में है, तो लेस देन 100 किलोमीटर स्क्वायर में अगर है,
और एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी की एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट है। एक तो पाए जाने की संभावना और एक एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट है। तो एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी लेस देन 10 किलोमीटर स्क्वायर अगर हो गई है तो भी वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड माने जाएंगे। पॉपुलेशन साइज लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स, 250 से कम हो गए इंडिविजुअल्स तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गए। स्मॉल और रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन में कि उसमें मैच्योर इंडिविजुअल्स जो है वो अगर 50 से कम हो गए तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि स्मॉल हो गई है, एकदम रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन हो गई है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करें तो एटलीस्ट 50% विद इन 10 ईयर्स और 3 जनरेशन। अगर ये प्रोबेबिलिटी 50% है 10 सालों के अंदर या 3 जनरेशन्स में तो भी वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहलाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। घड़ियाल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गेंजस शार्क है और पिग्मी हॉग। तो एग्जाम्पल सीधे पूछ ले जाते हैं कि कौन से इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। उसके बाद तो ये हो गया चौथा। फिर पाँचवें में आते हैं एंडेंजर्ड कैटेगरी के। तो इसमें क्या है, ऐसी स्पीशीज़ जिसका नंबर इतना छोटा है कि वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पे है स्पीशीज़, तो उसको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहेंगे। अब एंडेंजर्ड डिफ़ाइन करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया में को सेटिस्फाई करना है। पॉपुलेशन साइज रिडक्शन यहाँ पे 70% या उससे ज़्यादा हो, वहाँ पे 90% था। ज्योग्राफिक रेंज में एक्सटेंट ऑफ अकरेंस 5000 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी 500 किलोमीटर स्क्वायर, तो चीज़ें बढ़ रही हैं। पॉपुलेशन साइज लेस देन 2500 मैच्योर इंडिविजुअल्स, स्मॉल और रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन में लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन एटलीस्ट 20% विद इन 20 ईयर्स और 5 जनरेशन्स, तो हर चीज़ बढ़ गई। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड पैंडा, स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, वन हॉर्न राइनोस और ब्लैक पग, ये सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। तो एग्जाम्पल बहुत ध्यान से याद रखना है। फिर पांचवा हो गया, ये है नंबर 6 वल्नरेबल। तो वल्नरेबल में आ जाएंगे जब ये स्पीशीज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड ना हो लेकिन फिर भी हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर अगर ये फेस कर रहा हो तो यहाँ पे पॉपुलेशन साइज रिडक्शन कितना होना चाहिए, 50% या उससे ज़्यादा। ज्योग्राफिक रेंज जो है वो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी 2000 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन साइज लेस देन 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल्स, स्मॉलर रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन में लेस देन 1000 मैच्योर इंडिविजुअल्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन एटलीस्ट 10% विद इन 100 ईयर्स। फिर आता है सातवां नियर थ्रेटेंड। तो ऐसे स्पीशीज़ का सर्वाइवल जो है वो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पोलर बेयर्स हो गए, जिराफ्स हो गए, वाइट राइनोस, अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये नियर थ्रेटेंड से फिर और ऊपर की कैटेगरी में वल्नरेबल, फिर एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में तब्दील हो सकते हैं। लीस्ट कंसर्न वाले हैं ऐसी स्पीशीज़ जो कि वाइड स्प्रेड हैं और अबंडेंट हैं, और नॉट लिस्टेड फिर 9वां कैटेगरी आ जाता है, उसमें ज़रूरत नहीं है देखने की। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर है, फॉरेस्ट है, इन सबको प्रोटेक्ट करना। तरीके क्या क्या हैं, एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन। तो एक्स सीटू का मतलब क्या है, ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी कि अपनी ओरिजिनल जगह से हटा के कहीं और कंजर्व किया जाए। जैसे जूलॉजिकल गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक्स हैं। तो ये जो एक्स सीटू इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऊपर हमने नाम बताया आपको, ये क्या करते हैं, ये प्रिजर्व करते हैं जेनेटिक या रिप्रोडक्टिव मटेरियल ऑफ द टारगेट स्पीशीज ऑफ अ टारगेट स्पीशीज। और ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं अगर लिविंग टारगेट स्पीशीज़ है तो उसकी भी देखभाल करते हैं, किस पर्पज़ के लिए, ताकि वो वाइल्ड में उसको रीइंट्रोड्यूस कर सकें, जंगलों में फिर से वापस भेज सकें। इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन, जहाँ पे हैं जानवर वहीं पे उनको कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सैक्रेड ग्रुप्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में आते हैं। अब उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। तो नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें
तो ये ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जो कि डिक्लेयर और ओन किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिक्लेयर करती है और उसको कब्जे में भी रखती है केंद्र सरकार। इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1936 में। उसका नाम था हैली नेशनल पार्क। आज की डेट में उसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है, हमने पर्सनली विज़िट किया है तो अच्छा लगा। देर आर 103 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ये सब कुछ आंकड़े हैं जो याद रखने पड़ेंगे। और ये 103 नेशनल पार्क्स जो हैं वो एक साथ मिलके 40,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। और ये एरिया जो है वो लगभग 1.23% है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। पूरे लैंड का 1.23% नेशनल पार्क में है। फिर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पीपल, जो जनता है वहाँ के आसपास की, दे आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। जनता को भी साथ में लेके तब बायोस्फीयर रिजर्व तैयार होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का, ये 1971 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के दौरान लॉन्च किया गया था। पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका नाम आप सर्च करेंगे। 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया में हैं आज की डेट में। अब बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के पीछे क्या मंशा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 3 बेसिक फंक्शंस जो है वो फुलफिल करें। कंजर्वेशन फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन और लॉजिस्टिक फंक्शन। कंजर्वेशन फंक्शन का मतलब कि लैंडस्केप, इकोसिस्टम और स्पीशीज़ वेरिएशन को कंजर्व करना। डेवलपमेंट फंक्शन मतलब इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें सोशल, कल्चरल और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल फॉर्म में डेवलपमेंट हो इस चीज़ को। और लॉजिस्टिक फंक्शन का मतलब कि रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और जो एक्सचेंज, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है रिलेटेड टू लोकल, नेशनल और ग्लोबल इश्यूज ऑफ कंजर्वेशन डेवलपमेंट, ये सारे इंक्लूड होते हैं लॉजिस्टिक फंक्शन में। ये स्ट्रक्चर होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसमें सबसे बीच वाला इलाका कोर जोन कहलाता है, जहाँ पे किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी नहीं। उसके बाहरी इलाके को हम बफर जोन कहते हैं, लाइट ग्रीन में। ये टूरिज़्म, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स और साथ ही साथ एजुकेशन और रिसर्च एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं। और बाकी ट्रांजिशन जोन होता है जो यहाँ पे ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर में दिखाया गया है, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है, क्रॉप का कल्टीवेशन भी होता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर होता है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की हम बात करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, इसको ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर ने 1988 में दिया था। तो हॉटस्पॉट्स बेसिकली होते क्या हैं, रिलेटिवली स्मॉल एरिया होते हैं जहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ का एक्सेप्शनल कंसंट्रेशन होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में एंडेमिक स्पीशीज़ पाई जाती हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं। तो छोटा सा इलाका है लेकिन वहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ भी हैं, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज़ भी हैं। तो किसी इलाके को हॉटस्पॉट के लिए क्वालिफाई होने के लिए उस इलाके को 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है। पहला, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज़ ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक। 1500 वैस्कुलर प्लांट्स की एंडेमिक स्पीशीज़ वहाँ पे हों उस इलाके में। एंड इट हैज़ टू हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। 70% लॉस हो चुका हो ऑलरेडी, तब उसको हम हॉटस्पॉट की कैटेगरी में डालेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हॉटस्पॉट्स क्या हैं, रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वायर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ हैं। सबसे रिच और सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड भी हैं। नॉर्मन मेयर ने हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट इसीलिए डेवलप किया ताकि इन सीटू कंजर्वेशन के लिए प्रायोरिटी एरियाज़ को आइडेंटिफाई या डेजिग्नेट किया जा सके। हमको पता तो चले कि किस इलाके को कंजर्व करना है इन सीटू। तो की क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के लिए, हॉटस्पॉट डिटरमाइन करने के लिए क्या है, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़, यानी कि स्पीशीज़ विच आर फाउंड नोवेयर एल्स, और डिग्री ऑफ थ्रेट, जिसको हैबिटेट लॉस के टर्म में मेजर करते हैं। आज की डेट में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है वो ग्लोबली आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि पूरे अर्थ की लैंड सरफेस का बस 2.3% एरिया कवर करते हैं। लेकिन
इस 2.3% एरिया में ही 50% जो है वो एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ और 42% ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स वो शामिल हैं। तो एक्सटिंक्ट आप समझ सकते हैं। इन 36 ग्लोबली आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 जो है वो इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर आते हैं, पार्टली ही आते हैं, पूरी तरह से नहीं आते हैं, अगल बगल के देशों में भी इलाके पड़ते हैं। हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। तो ये 4 जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं विच लाई पार्टली इन दी इंडियन बाउंड्रीज़। तो ये था बायोडाइवर्सिटी।